हाथों से काम निपटाते हुए भी वाणी का पूरा ध्यान मानव पर लगा रहता। तन काम में जुटा रहता और मन मानव के आसपास मंडराता रहता। हाथ सब्जी काटते, खाना बनाते, कपड़ों की तह करते और आंखें मानव के चारों तरफ घूमती रहती। एक लड़की जब शादी होकर अपने ससुराल में आती है तो ना जाने कितने अरमान, कितने सपने आंखों में संजोकर आती है कि उसे पति का प्यार और अपनापन मिलेगा, एक औरत का अधिकार मिलेगा। लेकिन शादी के बाद वानी के सारे सपने, सारे अरमान सूली चढ़ चुके थे। जैसे ही पति के मुंह से यह सुना कि यह शादी सिर्फ एक समझौता है और उसकी मर्जी के खिलाफ की गई है। दरअसल ये रिश्ता मानव की स्वर्गीय माँ ने तय किया था। उन्होंने वानी की सांवली सूरत से ज़्यादा उसके गुणों और संस्कारों को देखा और परखा। मानव की माँ को वानी पर पूरा भरोसा था कि वानी अपने संस्कारों से उनके घर और उनके बेटे के जीवन को स्वर्ग बना देगी। लेकिन मानव ने जैसे ही वानी की तस्वीर देखी, उसकी सांवली सूरत मानव के दिल को नहीं जीत सकी। आखिर जीतती भी कैसे? भला तस्वीर में हम एक इंसान की सूरत देख सकते हैं, उसका निश्चल मन, उसके संस्कार, उसके गुण या उसके मन की सुंदरता नहीं। लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़ी माँ को मानव मना नहीं कर सका और दिल पर पत्थर रखकर यह शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली रात ही उसे अस्वीकारने की बात सुनकर वाणी तो जैसे एक जिंदा लाश बन चुकी थी। लेकिन वाणी मानव को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसने एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए हर संभव प्रयास किया जिससे वह अपने पति के दिल पर राज कर सके, उसे अपना बना सके। लेकिन मानव था कि अपनी जिद पर हमेशा अड़ा रहता था। आज भी वह वाणी की आंखों का पीछा किया जाना देख रहा था। कई दिनों से इसलिए वह उसकी आंखों के सामने आने से बचता रहा। ऑफिस का समय तो आराम से कट जाता, लेकिन जब तक घर पर रहता तब तक सांस जैसे अटकी रहती और रात मानव पर सजा की तरह बीतती। कभी वह बहुत पहले ही पलंग पर जाकर पड़ जाता जैसे गहरी नींद में हो, और कभी बाहर सोफे पर बैठकर टीवी देखने में समय बिताता जब तक वाणी गहरी नींद में ना पहुंच जाए। और वाणी के सोने के बाद वह पलंग के आखिरी कोने में एक करवट पर पड़ा रहता। कभी रात में वाणी उससे सट जाती तो मानव को लगता जैसे छाती पर भारी पत्थर रखा है और उसकी सांस घुटने लगती। वह ना तो वाणी के हाथ पैर हटा पाता और ना ही सह पाता। अजीब कसमसाहट से रात गुजरती। जागते हुए पड़े रहने पर भी वह करवट बदलने से कतराता रहता। अपनी पीठ की तरफ वाणी की बेचैनी से उठती गिरती सांसों और बार बार बदलती करवटों की आहट सुनता रहता। कभी कभी उसको वाणी पर तरस भी आता। वह वाणी को अब पत्नी का सुख तो देना चाहता था, लेकिन ना जाने क्या चीज़ उसे रोके हुए थी। दिन भर वह वाणी से मुक्त मन से हंसने, बोलने और रात में एक अच्छा पति बनने के लिए अपने आप को मनाता रहता। लेकिन रात होते ही सारी हिम्मत चूक जाती। एक अव्यक्त उदासी, एक विरक्ति, एक चिंचिनाहट सी शरीर में फैल जाती। तन में मन में एक बेकली तो उठती, लेकिन पता नहीं किसके लिए। अब तक मानव को बस इतना ही समझ आया था कि यह बेकली उस रिश्ते के लिए नहीं है जो घर वालों ने उसके साथ बांध दिया है। और वह गैलरी में खड़ा होकर या छत पर घूमते हुए चांद से पूछता रहता, कहाँ है मेरा प्यार? मैं किसकी याद में इतना बेचैन रहता हूँ? बरसों वह चांद से पूछता रहा और उसकी चांदनी में अपना बदन जलता हुआ महसूस करता रहा। माथे पर लिखी घर में आने के बाद भी मन किसकी तलाश में हर रात निकल पड़ता है और हर सुबह थका हारा लौट आता है खाली हाथ। और उसे लगता वह उम्र भर तलाश में भटकता रहेगा और उम्र भर खाली ही रह जाएगा। फिर एक दिन एक आवाज़ कानों में खनक गई। बहुत दिनों तक उकताहट में उब चुके मानव को बचपन की बातों को याद करते हुए लंगोटिया यार बल्ली की याद आ गई। और ना जाने क्यों मानव के दिल में एक अजीब सी सुकून की ठंडी छाया सी उतरने लगी। बल्ली उसका बहुत ही प्यारा दोस्त था।
मानव ने उन दिनों की जान पहचान वाले लोगों के नाम याद किए। फ़ोन पर फ़ोन घुमाते हुए वह पुराने यारों दोस्तों के बीच बल्ली की तलाश करने लगा और एक दिन वह बल्ली के फ़ोन नंबर तक पहुंच गया। उसने बल्ली को फ़ोन लगाया और एक आवाज़ कानों में खनक गई। हेलो। बल्ली के मर्दाने स्वर की जगह पर एक जनाने स्वर को सुनकर वह अचकचा गया। जी, यह बल्ली, मेरा मतलब है बलविंदर का नंबर है जी। हाँ जी। जी, बलविंदर से बात हो जाएगी क्या? जी, वो तो नहाने गए हैं। आप कौन? उधर से जवाब के साथ ही सवाल आया। जी, मैं उसका बचपन का दोस्त मानव हूँ, मानव ने जवाब दिया। वो आते हैं तो मैं बात कराती हूँ, उधर के कोमल स्वर ने कोमलता से कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बस कुल इतनी ही बात हुई, पर मानव के कानों में घंटियाँ सी बजती रही। दिल उस आवाज़ को याद करके धड़कता रहा। पता नहीं क्यों। पूछा भी नहीं उसने कि वो बल्ली की क्या लगती थी, और उसे खुद ही अपने सोच पर कोफ्त हो गई। बल्ली उसका हमउम्र है, उसके घर पर रहने वाली औरत उसकी ही होगी। 10-15 मिनट बाद ही बल्ली का फ़ोन आया। वही बचपन के जोश के साथ ही बल्ली ने दुनिया जहान की बातें शुरू कर दी, उससे बातें करते हुए। लेकिन मानव के कान किसी और आवाज़ को ढूंढ रहे थे। आखिर उससे नहीं रहा गया, पूछ ही बैठा कि अभी किसने फ़ोन उठाया था? ओए, तेरी भाभी थी। और तेरी शादी हुई कि नहीं? बल्ली ने सवाल किया। हाँ, हो गई। जवाब देते हुए मानव को ऐसा लगा जैसे वह अपने किसी गुनाह को कबूल कर रहा हो। फिर तो बल्ली के घर गाए बगाए फ़ोन लगता रहता और बल्ली की बातों के पीछे कोई और आवाज़ सुनने के लिए मानव के कान तरसते रहते। कभी कभी बल्ली हंसकर पूछता भी, क्या बात है रे, आजकल मेरी बहुत याद आने लग गई तुझे। मानव झेंप जाता। कैसे बताता कि बल्ली तेरी नहीं, किसी और की आवाज़ कानों में पड़ने के लालच में बार बार अपने आप तेरा फ़ोन लग जाता है। मानव अब रात दिन एक आवाज़ के ख्याल में ही डूबा रहता। आवाज़ को ही हर समय एक आकार देने की कोशिश में लगा रहता। महीनों गुजर गए। मानव एक आवाज़ की मूर्त बनाकर उसके साथ में ही अपने आप को बहलाए रखता। फिर एक ठहरी हुई सी दोपहर में मानव खाना खाकर खिड़की के पास खड़ा सड़क की चहल पहल को देख रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हेलो। उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, पर वो खामोशी जैसे मानव के दिल पर दस्तक देती हुई कुछ कह रही थी। ठहरी हुई दोपहरी जैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी ठहर गई। कौन? सवाल जैसे मानव की आवाज़ ने नहीं, वरन उसकी धड़कनों ने किया। और उधर से भी जैसे किसी आवाज़ ने नहीं, एक दिल की धड़कनों ने जवाब दिया। मैं वीरा। वीरा। मानव के कानों में जैसे बांसुरी बजी। मेरा है जी, आज सुबह ही उन्होंने दिलवाया है। और मानव को लगा अगर अभी बल्ली उसके सामने होता तो वह उसे गले लगाकर उसके हाथ चूम लेता। दिलों में पता नहीं कब से क्या क्या उमड़ घुमड़ रहा था, लेकिन ज़ुबानें कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन दोनों के दिल समझ रहे थे। और तभी भरी दोपहरी में भी जैसे खुशी की, सुकून की एक ठंडी छाँव उनके शरीरों पर ओढ़ा दी थी किसी ने। फिर सिलसिला चल निकला। ना जाने कौन सा बंधन था उससे कि सैकड़ों मीलों की दूरी पर बसे बिल्कुल अनजान दो लोग आवाज़ के कानों में पड़ते ही एक दूसरे की ओर खींचे चले गए। वह जैसे जन्मों की कोई अपनी लगती। घंटों दोनों बातें करते, दिलों की, रिश्तों की, दुनिया की। फिर भी लगता कितना कुछ अनकहा रह गया है। रोज़ रात झटपटाती हुई बीतती कि कब सुबह हो और उस अनकहे को कहकर हल्का हो जाए। लेकिन वो रात आने तक भी अनकहा ही रह जाता और फिर रात उसके बोझ तले करवटें बदलती रह जाती। एक कोई ऐसा होता है जिससे बातें ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और एक कोई ऐसा होता है जिसके सामने आते ही भाषा भी गूंगी हो जाती है। वीरा मानव को लगता वो चिट्ठी है
जो ईश्वर ने लिखी तो मानव के नाम थी, लेकिन पता नहीं किस अनाड़ी हाथों को पता लिखने को सौंप दी कि उसने मानव की जगह बल्ली के घर का पता लिख दिया। और वाणी वह चिट्ठी थी जो पता नहीं किसके नाम लिखी गई थी, पर गलती से उसके घर आ गई थी। उसे घर में रखा तो जा सकता है, पर पढ़ा नहीं जा सकता। अपनी चिट्ठी पढ़ने की आत्मीयता भरी जो खुशी होती है, वह वाणी के साथ नहीं है। यह तो गलती से किसी ने मानव का पता लिख दिया, तो किस्मत के डाकिये ने उसके घर डाल दी। वीरा और मानव कभी अफसोस करते कि ईश्वर ने उन्हें एक दूसरे के लिए लिखा था, तो पता लिखने में गलती क्यों कर दी। दोनों अफसोस और तसल्ली के एहसास में डूबते उतराते एक दूसरे की आवाज़ों को थामे हुए आगे बढ़ते रहते। और फिर दोनों को ही पूरी शिद्दत से महसूस होने लगा कि अब सिर्फ आवाज़ सुनने और बात करने से ही मन को बहलाकर नहीं रखा जा सकता। दिल अब आमने सामने मिल बैठने को करने लगा है। मानव ने बल्ली से कहा कि वह उससे मिलने आना चाहता है। बल्ली सुनते ही चहक उठा, अरे वाह मेरे यार, नेकी और पूछ पूछ, बस कपड़े भर और निकला। बस मानव ने बैग में कपड़े संभाले और निकल गया। मन सारे रास्ते बहुत ऊपर नीचे होता रहा, न जाने क्या क्या सोचता रहा, पर सारी सोचों पर वीरा से मिलने की खुशी भारी पड़ रही थी। तड़के ही वह बल्ली के घर के दरवाजे पर खड़ा था। कितनी ही देर खड़ा रहा, दिल की हालत अजीब हो रही थी। हाथ बड़ी मुश्किल से कुंडी बजाने के लिए उठा। बल्ली ने देखते ही कसकर गले लगा लिया। बल्ली के चेहरे पर दिवाली के दिए जल रहे थे। यार, गांव तो बहुत बदल गया, मानव ने दीवान पर बैठते हुए कहा। और क्या, शहरों की हवा गांव की आत्मा में भी बहुत गहरे तक घुस गई है। बल्ली ने वीरा को आवाज़ लगाई पानी लाने के लिए। मानव का दिल धड़क गया। कुछ ही क्षणों में वह आवाज़ शरीर धारण करके सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही मानव की नज़र वीरा पर पड़ी, उसकी पलक कुछ पल के लिए झपकना ही भूल गई। दूध सा गोरा रंग, लंबे घने काले बाल जो घुटनों तक आते थे, नीली आंखें जो ना जाने कितने समुद्र अपने अंदर समेटे हुए थी, गुलाबी गाल और पूरा शरीर जैसे चांदनी में नहाया हुआ मालूम होता था। मानव ने उसको देखा तो बस देखता ही रह गया। बल्ली का ख्याल ना होता तो मानव शायद उम्र भर उस चेहरे से नजरें ही नहीं हटाता। जो आवाज़ इतनी अपनी सी लगती थी, उसका शरीर भी उतना ही अपना लगा। एक मीठी मुस्कान के साथ उसने मानव को नमस्ते किया, नज़र भर देखा और चाय लाने रसोई में चली गई। बल्ली और मानव बचपने की बातों में खो गए। दोनों का बचपन इसी गांव में बीता था। फिर आगे की पढ़ाई करने मानव शहर चला गया। फिर उसके माता पिता भी गांव का घर बार बेचकर शहर चले आए और वहीं बस गए। मानव की नौकरी लगी और वो भी तीसरे शहर में, और वह वहीं का होकर रह गया। और तब से गांव से उसका नाता ही टूट गया। यह तो एक आवाज़ थी जो उसे वापस उन्हीं गलियों में खींच लाई थी। मानव का एक मन बल्ली के साथ गप्पे हाँक रहा था और एक मन वीरा के आसपास घूम रहा था। वीरा ने आज मन लगाकर खाना बनाया था। बाहर रसोई घर से लगे हुए बरामदे में बैठकर सबने खाना खाया। बरामदे में ताज़ी हवा के झोंके आ रहे थे, जिनमें न जाने कौन सी जानी पहचानी दिलखुश गंध थी कि मानव के दिल में रह रहकर एक उमंग हिलोरे ले रही थी। यह ताज़ी हवा के झोंके पेड़ों से आ रहे थे या तनवीर की अपनी खुशी के कारण उठ रहे थे, क्या पता। तूने आज तक घर वैसा ही रखा हुआ है, पुराना ठेठ गंवाई, नया क्यों नहीं करवा लेता। मानव ने आम के पेड़ के पास मोरी में हाथ धोते हुए बल्ली से पूछा। नहीं यार, यही अच्छा लगता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ। एक बार नया करवा लिया तो बस यादें ही बाकी रह जाएंगी। कुछ दिनों बाद नई ज़मीन लेकर एक पक्का शहरी मकान बनवा लूँगा, लेकिन इसे ऐसा ही रहने दूँगा। बल्ली ने खाट पर बैठते हुए कहा। सही है, घर और जगह तो वही अपनी लगती है जहाँ पैदा होकर बचपन बीता हो।
बाकी घर और जगह तो बस जीने के लिए समझौते होते हैं। मानव ने बल्ली की बात का समर्थन किया। दोपहर भर दोनों दोस्त बचपन की गलियों में घूमते रहे, यादें ताज़ा करते रहे। शाम को अचानक बल्ली को फ़ोन आया। उसके चाचे को दिल का दौरा पड़ा था। उनका बाल बच्चा कोई था नहीं, लिहाजा बल्ली को ही निकलना था। माफ़ करना यार, जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं होता तो कभी ना जाता। लेकिन चाचे के मेरे अलावा कोई नहीं है। चाची तो रो रो कर बेहाल हुई जा रही है। पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया है, लेकिन सुबह तक शायद पास के शहर बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बल्ली ने बैग में अपना एक जोड़ा कपड़े संभालते हुए कहा, तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, स्टेशन से ही कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। मानव अपनी सूटकेस उठाने लगा। पागल हुआ है क्या? उसका हाथ रोकते हुए बल्ली ने उसकी सूटकेस वापस रख दी। कल भर की तो बात है, परसों सुबह ही तो लौट आऊँगा। तू कहीं नहीं जाना। मानव एक अजीब से संकोच और एक अजीब रोमांच से एक साथ भर गया। रात 8 बजे 2 रोटियां खाकर बल्ली चला गया। मानव उसे स्टेशन छोड़ आया। वापस आकर घर की चौखट पर पैर धरते ही मानव का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानव ने सोचा कहीं उछलकर बाहर ना आ जाए। पैर मन भर भारी हो रहे थे। दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुला ही था। अंदर आकर मानव ने कुंडी चढ़ा दी। रसोई घर में बैठी वीरा उसकी राह देख रही थी। मानव की आहट पाते ही एक पटा उसके लिए अपने सामने बिछा दिया। पटे पर बैठकर मानव ने एक भरपूर नज़र से वीरा को देखा। वीरा ने मुस्कुराते हुए आंखें तरेरी और दुपट्टा गले तक खींच लिया। वीरा ने एक ही थाली परोसी और दोनों के बीच रख ली। मानव ने रोटी का कोर तोड़ा, सब्जी ली और मुंह में डाल लिया। वीरा भी उसी थाली में खाने लगी। उसका अपनापन देखकर मानव का मन भीग गया। वह मुस्कुराकर एकटक वीरा को देखता रहा। खाना खा लेने के बाद वीरा ने उसके हाथ धुलवाए। उसने वीरा के दुपट्टे से ही हाथ पोंछे। वीरा रसोई समेटने लगी। मानव छत पर जाकर खड़ा हो गया। शुभ चांदनी रात थी। साफ आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। आज मानव चांद को देखकर दोस्ताना तरीके से मुस्कुरा दिया। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसने एक सिगरेट सुलगा दी। हवा रात रानी का इत्र अपने बदन पर मलकर ला रही थी। चांद की रोशनी में मानव का बदन फिर जलने लगा। सिगरेट खत्म होने पर वह छत पर पड़ी खाट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वीरा ऊपर आई। एक हाथ में बिछोना लिया हुआ था और एक हाथ में दूध का गिलास। गिलास मानव के हाथ में थमाकर वह बिछोना खाट पर बिछाने लगी। गद्दे पर चादर बिछाकर उसने सिरहाने तकिया रखा और पायताने पर ओढ़ने के लिए चादर रखकर वह नीचे जाने लगी। कहाँ जा रही हो? मानव ने पूछा। आप आराम कीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। वीना ने बिना पलटे जवाब दिया। जाना ज़रूरी है क्या? मानव ने सवाल किया। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन आपके मन की बात मैं कैसे जानूं? वीरा ने पलटकर मानव की आंखों में देखकर जवाब दिया। मेरे लिए तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है पगली, मानव ने उसकी बाँह थाम कर कहा। वीरा खाट पर उसकी बगल में बैठ गई। उसका बदन तेजी से उठती गिरती सांसों के कारण रह रहकर कँपकँपा रहा था और वह सांसों की धृष्टता छुपाने के लिए बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। उस रात चांद ने दोनों पर प्यार की पूरी शीतलता बरसा दी। मानव ने पहली बार जाना औरत का प्यार क्या होता है। सुबह पौ फटने से पहले मानव की नींद खुली तो देखा वीरा खाट पर बैठी हुई थी। मानव भी उठकर बैठ गया। अपनी थी तो वह घर भी अपना लग रहा था। दिन भर दोनों चहकते हुए साथ मिलकर काम करते हुए रात का इंतज़ार करते रहे। पहली बार जाना कि आदमी का हर काम में साथ देना कितना अच्छा लगता है। आपने आज सही मायनों में मुझे औरत बना दिया। वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि उनके साथ बस एक इज्जत ही दिल पर हावी रहती है। तो यह सब वीरा की दिल से कही गई बात मानव के दिल में गहरे तक उतर गई।
वानी के लिए मानव को अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलना पड़ता था और इस जलने के बाद हर बार वह राख होकर रह जाता था। जैसे चूल्हे में जलती लकड़ी रोटी को आंच देकर पकाने में खुद राख होकर बिखर जाती है, वैसे ही वह भी राख होता रहता था। वह तो वही है, बस वानी का साथ उसे लकड़ी बनाकर जलाकर राख कर देता है और वीरा ने उसे कुंदन बना दिया। मानव ने एक सिगरेट सुलगा ली। वीरा ने उस धुएं को गहरी सांस लेकर अपने सीने में भर लिया, क्योंकि उसमें मानव की सांसों की खुशबू थी। वह मानव का हर अंश अपने में समा लेना चाहती थी। दूसरे दिन बल्ली वापस आ गया। वीरा को लगा किसी ने उसे चांदनी रात की ठंडक तले से उठाकर चिलचिलाती हुई जेठ की धूप में खड़ा कर दिया हो, लेकिन बल्ली ने उस रात मानव को वहीं रोक लिया। रात में वीरा ने दोनों के लिए खाना लगाया। दोनों दोस्त गप्पे मारते मारते कब सो गए पता ही नहीं चला। आधी रात को किसी खटपट की आवाज़ से मानव की आंख खुली। वह उठकर बाहर की तरफ आया, यह सोचकर कल जाने से पहले एक बार अपनी वीरा को जी भरकर देख लूं। पर उसे क्या खबर थी कि यह रात उसकी आंखों पर बंधी सुंदरता की पट्टी खोलने वाली थी। वह वीरा के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसके पैर ठिठक गए। उसने दीवार में बनी झीरी से झांक कर देखा तो कमरे में वीरा किसी गैर मर्द के साथ थी। यह नज़ारा देखकर उसके पैरों जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और लगा जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। लड़खड़ाते कदमों से वह वापस कमरे में आ गया। उसे अभी तक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सारी रात बस यही सोचने में निकल गई कि आखिर वीरा ऐसा कैसे कर सकती है। अब एक पल भी मानव के लिए वहाँ रुकना दुश्वार हो रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने छाती पर बड़ा भारी पत्थर रख दिया है और उसकी सांसें घुट रही हैं। उसके दिल और दिमाग एक दर्द से सुन्न हो रहे थे। सुबह उठते ही वह बल्ली से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अब बादलों की धूल छट चुकी थी। अब मानव को साफ साफ नजर आ रहा था। एक तरफ वानी, जिसने उसको आज तक पत्नी का कोई सुख कोई अधिकार नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले के मानव की सेवा करती। उसकी आंखों में रात दिन पति को पा लेने का इंतज़ार रहता। मानव को अब वो हर एक बात याद आने लगी। कैसे उसे हल्का सा बुखार होने पर भी वानी सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा में गुजार देती थी। और एक तरफ वीरा, जिसने इतना बड़ा घिनौना खेल रचा, उसकी भावना से खेलती रही वो। अब मानव को समझ आया कि असली सुंदरता गोरा रंग या लंबे बाल नहीं होते, बल्कि इंसान का साफ निश्चल मन होता है। आज मानव को वीरा की सुंदरता से नफरत हो रही थी और आज वानी की सांवली सूरत में उसे अप्सरा से कम नज़र नहीं आ रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही वह वानी के पैरों में जा गिरा और बोला, बताओ वानी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। कभी तुम्हें पत्नी सुख, पत्नी का अधिकार नहीं दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं पश्चाताप कैसे करूं? मानव की आंखों से झड़ते मोती उसके पश्चाताप को बयां करने के लिए काफ़ी थे। और आखिर वानी उन मोतियों की निश्चलता को कैसे ना पहचान पाती? आखिर वह पत्नी जो थी, उसको तो आज के दिन का ना जाने कब से इंतज़ार था। रोते रोते बस वह इतना ही बोल पाई कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। रोते रोते दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आज एक पत्नी की तपस्या रंग लाई। आज एक पति पत्नी का रिश्ता पूर्ण हुआ।